डियर स्टूडेंट, देखिए लास्ट डे हम लोगों ने बिहेवियर ऑफ गैसेस के चार्ल्स लॉ तक पढ़ा था, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V0 1 प्लस T बाई 273। हम लोगों ने क्या ये पढ़ा था? हाँ या ना? हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज़, कहा गया था प्लस और माइनस, इंक्रीज होने पे प्लस होगा, डिक्रीज होने पे क्या होता है, माइनस होता है। अच्छा चलिए देखिए, मैं प्लस लेके काम करता हूँ। VT क्या था? वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि ये STP के रेफरेंस में देखा गया था। V0 क्या था? वॉल्यूम एट STP, यानी हम लोग कह सकते हैं क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पर जब उस गैस को इनिशियली रखा गया था तो उसकी वॉल्यूम क्या थी, ठीक है। अब देखिए, अगर इस चीज़ को आप ध्यान से देखते हैं तो मैंने गैस को जब 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा था तो उसका वॉल्यूम फिक्स था। तो इसके अंदर मैं अगर इसको सॉल्व करने जाऊँ तो मुझे क्या मिलता है, VT इज इक्वल टू V0। अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो 273 1 प्लस T बाई 273 प्लस, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखें, गैस को जब आपने STP पे रख दिया तो मुझे पता है कि मैंने 4 लीटर गैस रखा है या 15 लीटर गैस रखा है या कितना लीटर गैस रखा है, मुझे वॉल्यूम पता था। तो ये मेरा फिक्स है। ये क्या था मेरा? 273 क्या है? फिक्स है। ये 273 भी क्या है? फिक्स है। सिर्फ क्या है जो डिफरेंस आपका है? T। तो मैं कह सकता हूँ कि इज इक्वल, सभी चीज़ें तो कांस्टेंट आ जा रही है, सिर्फ टेम्परेचर अलग है। तो मैं कह सकता हूँ कि सभी चीज़ें यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। V0 273, T को मैं इस T से दिखा रहा हूँ, सिर्फ टेम्परेचर ही क्या है, अलग है, ठीक है। तो अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूँ तो क्या हो जाएगा बताइए? तो वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट दैट T डिग्री सेल्सियस। इसी जगह से आपका यही ना चार्ल्स लॉ था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यही आपका यही चीज़ आता था क्या, V इज इक्वल टू KT V1। इस चीज़ को नीचे लेके आते थे, V बाई T इज इक्वल टू K था, तो हम लोग लिखते थे V1 बाई T1 V2 बाई T2। क्लियर है? हम लोग इसको लिखते थे। और हम लोगों ने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में भी डिस्कशन कर लिया गया था। अब देखिए, इसका ग्राफ के बारे में आपको बात कर लेते हैं। जिसका भी आप लॉ पढ़िए उसका ग्राफ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हम लोगों ने जब बॉयज पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? P और V का ग्राफ। क्यों? P और V था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। क्या है जो चेंज हो रहा है? टेम्परेचर बदलने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, बदल रहा है, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट थिंग है। देखिए, वाई एक्सिस पे हमेशा वॉल्यूम रखा जाता है, वाई एक्सिस पे क्या रखा जाता है, एक्स एक्सिस पे क्या रखता है, टेम्परेचर रखा जाता है। क्लियर है? और टेम्परेचर हम लोग जनरली केल्विन में काउंट कर रहे होते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू किस में काउंट कर रहे होते हैं? तो इसका ग्राफ ऐसे जा रहा होता है। टेम्परेचर देखो, इमेजिन करो, टेम्परेचर जब T1 था तो वॉल्यूम क्या था? टेम्परेचर जब T1 था तो वॉल्यूम क्या था? मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कहाँ पहुँच गया? T2। तो T2 जहाँ टच करेगा उधर से अगर मैं वापस बैकवर्ड इधर आऊँ, V2 मिलेगा, आया ना। लेकिन इसको जैसे अपने V और T को डिवाइड कीजिएगा, यानी V1 बाई T1 जैसे इससे निकालिएगा ना, जो वैल्यू आएगी, और इसका V2 बाई T2 को जो डिवाइड कर जो वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम आएगी, यानी यही वैल्यू को हम लोग को मिलेगा, ये ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। वाई एक्सिस पे वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर। इसे कहते हैं स्लोप। इसे क्या कहा जाता है आपका? आपसे सवाल कहा जा सकता है कि VT ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? V और T ग्राफ में ये लाइन यानी जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? तो ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका? प्रेशर। क्लियर है? और याद रखिए, इसको इस तरह से लेके जाना, अंत में आपको डॉट 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 करते हुए जीरो से टच कराना है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे टेम्परेचर का कमता रहा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। यानी जब वॉल्यूम जीरो हो जाएगी तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, नोट कर लीजिए आप लोग यहाँ तक, ठीक है।
नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक सवाल और बनता है इस तरह का, वॉल्यूम वाई एक्सिस में, टेम्परेचर एक्स एक्सिस में, दो ग्राफ दे देगा और ये देखो आपसे कैसे कहा जाएगा, सॉरी इस तरह से दिया है कि ये भी डॉट डॉट करने पे क्या होता है, जीरो हो जाएगा। इसको मैं बैकवर्ड लेके जाता हूँ तो ये भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो मुझे पता है ये स्लोप क्या दिखाता है, प्रेशर, यानी मैं यहाँ पे लिख देते हैं स्लोप क्या बताता है आपको, पी की वैल्यू देती है, पी की वैल्यू देती है। ठीक है, तो एक हो गया P1, एक हो गया P2। आपसे ग्राफ देने के बाद ये पूछा जाएगा P1 और P2 किसका प्रेशर ज़्यादा है और किसका प्रेशर कम है। देखो तो मैं आपको बता दूं P2 बड़ा है और P1 क्या है, छोटा है। तो जब भी इस तरह का सवाल आपको मिलेगा, आपका नीचे वाला जो स्लोप होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और ऊपर वाला स्लोप क्या होगा आपका, छोटा होगा। कैसे छोटा होता है, हम लोग जब आइडियल गैस पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ये सारी ग्राफ आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि ये आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब आता है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ, यानी बॉयल्स और चार्ल्स को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा। बॉयल्स और चार्ल्स को क्या कर दिया गया, अगर मिला दिया गया। देखो हम लोगों को पता है कि बॉयल्स के हिसाब से क्या होता है, बॉयल्स लॉ के हिसाब से मुझे पता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट, समझिएगा। और चार्ल्स के हिसाब से क्या हो जाता है, छोटा वाला लॉ लिखेंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टाइम नहीं टेम्परेचर, P इज कांस्टेंट, यानी प्रेशर इज कांस्टेंट हो रहा है। अब लॉ का मतलब हो रहा है आपका ऑफ लॉस, कि बॉयल्स के साथ साथ अगर चार्ल्स को फॉलो तो करे तो क्या होगा। तो मैं कहने का मतलब इन दोनों जो लॉ को क्या करेंगे, कंबाइनिंग प्रोपोर्शनलिटीज। वॉल्यूम अगर इसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम इसके प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या हो गया। अच्छा इसके ध्यान से देखो, टी ऊपर में, इसका पी कहाँ है, नीचे, यानी दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, टी बाई, देखो अभी भी ये टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पी के इनवर्सली है या ना। अब इसका क्या करेंगे, इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके इधर करते हैं तो क्या होगा, पी वी बाई टी इज इक्वल टू के क्या है आपका, कांस्टेंट। क्लियर है, आपको पता है ये इक्वेशन जो दिख रहा है ना, इसको थोड़ा और ज़्यादा मॉडिफाई किया जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो गैस एक साथ में बॉयल्स को फॉलो कर रहा है, साथ ही साथ किसको फॉलो कर रहा है, चार्ल्स को फॉलो कर रहा है, उस गैस को, अच्छा बताओ रियलिटी में पॉसिबल, मैंने क्या कहा था पहले, गैस एक बार में एक चीज़ फॉलो करेगा, या तो बॉयल्स लॉ या तो चार्ल्स लॉ। वो तो जो गैस एक बार में एक लॉ फॉलो करता है उसे रियल गैस कहते हैं, और अधिकतर सारे गैस रियल गैस है, नो इशू। अब वो गैस जो एक साथ बॉयल्स और चार्ल्स दोनों को फॉलो कर दे, उस गैस को क्या कहेंगे पता है। नहीं आपका कहना भी सही है, फेक कहा जाएगा, लेकिन वैसा नहीं, आइडियल गैस। आप जब 11 में जाइएगा ना तो अधिकतर आपके लॉ इसी से डिफाइन किए जाते हैं। तो जो गैस आपसे कहा जाएगा आइडियल गैस क्या है, आइडियल गैस वो है जो एक ही साथ एक ही समय पे बॉयल्स को भी फॉलो करे, चार्ल्स को भी फॉलो करे। समझा पा रहे हैं, जो गैस एक ही साथ में बॉयल्स और चार्ल्स दोनों को एक साथ फॉलो करता है उसे क्या कहा जाता है, आइडियल गैस कहा जाता है। समझा पाए, सबका गैस लॉ है ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये क्या आपका कॉम्बिनेशन ऑफ गैस लॉ या फिर गैस लॉ है ये। आप इसको क्या कहिएगा, गैस लॉ या कॉम्बिनेशन ऑफ गैस लॉ। ये आइडियल गैस का लॉ अभी तक बना नहीं, बनेगा थोड़ी देर में। अच्छा इसको मैं सिंपल करूं तो क्या हो जाएगा बताओ, P1 V1 बाई T1 P2 V2 बाई, क्लियर है या डाउट है, हाँ या ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया गैस लॉ। ठीक है, देखिए हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ पढ़ लिया। अब बात करते हैं किसके बारे में, आइडियल गैस क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बॉयल्स लॉ क्या कहता है ना, बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, टी आपका कांस्टेंट है। और ये चार्ल्स कहता है प्रेशर, प्रेशर क्या हो गया आपका कांस्टेंट।
याद रखिएगा, जितने भी गैसेस हैं ना वो एक बार में या तो बॉयल्स को फॉलो करेंगे या तो चार्ल्स को, दोनों को एक साथ फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन तब भी एक सवाल आता है एग्जाम में, वेन देखो जो गैसेस एक बार में एक ही लॉ फॉलो कर रहा है वो सारे गैसेस रियल गैस कहलाते हैं। जितने भी आप आसपास गैस देख सकते हैं सभी के सभी रियल गैस है, सभी के सभी। अब सवाल कहा जाता है कि नहीं आप मुझे गैस का नाम बताओ जो कि आइडियल है, तो आप कहेंगे सर ऐसा गैस पॉसिबल नहीं है। लेकिन तब भी तब कहा जाएगा सब तब एक कंडीशन बता दीजिए जहां पे ये रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। और ये एग्जाम का सवाल है आपका बोर्ड का, एक ऐसा कंडीशन बताइए कि बॉयल्स लॉ कैसा बिहेव करेगा आपका चार्ल्स की तरह। तो लिखा जाएगा एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर गैसेस बिहेव लाइक, सारे रियल गैस आपके किसकी तरह बिहेव करेंगे, आइडियल गैस की तरह। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आइडियल गैस तो एग्जिस्ट नहीं करता, उसका केस एग्जिस्ट करता है। एक ऐसा केस में अगर मैं किसी भी गैस को डालूं जहां टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन प्रेशर बहुत ही कम है, तो अधिकतर गैस किसी तरह बिहेव करेगा, या फिर गैस की प्रॉपर्टी किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आपका आता है अवोगाड्रो लॉ। क्या आता है आपका, अवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है सुनिएगा, इन्होंने कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन्होंने क्या किया था एक ही साथ में किसको किसको फिक्स कर दिया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो इन्होंने टी को भी कांस्टेंट कर दिया, पी को भी कांस्टेंट कर दिया, और क्या कहा वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इन्होंने कहा था कि किसी भी गैस को एसटीपी पे रख दो, इसका मतलब क्या था, किसी भी गैस को कहाँ पे रख दो, एसटीपी पे रख दो। एसटीपी में टेम्परेचर कितना डिग्री का होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन्होंने कहा था सभी गैस के 1 मोल रख दो, कितना रख दो, देखो जितना रखोगे सब में बराबर रखना है, तो इन्होंने क्या था 1 मोल, तो 1 मोल मान लेते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन रखा गया, 1 मोल इसके अंदर क्या रखा गया, ऑक्सीजन रखा गया, 1 मोल चलो मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैस रखा गया। तो इन्होंने क्या कहा था कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर क्या हुआ 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर क्या हो गया 1 वाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन्होंने क्या कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, और इन्होंने क्या कहा सबके अंदर 1-1 मोल रखा, सबके अंदर कितना रखा 1-1 मोल। अच्छा आपने अगर हाइड्रोजन का 1 मोल का वेट निकालेंगे तो कितना आता है पता है कि नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का वैल्यू कितनी होती है मोलर मास 1, तो हो गया 2, तो क्या हो गया 2 ग्राम। तो 1 मोल हाइड्रोजन कितने के बराबर हो गया, 1 मोल हाइड्रोजन क्या है आपका 2 ग्राम। ये नेक्स्ट चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल में, ठीक है, आपका केमिकल कैलकुलेशन के अंदर। और जैसे मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का कितना होता है मोलर मास 16, पढ़ा है कि नहीं आपने ये सब, 32 ग्राम। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 मोल O2 कितने के बराबर होता है, CO2, कार्बन का होता है 12, हो जाएगा 12 2 तो 16, 12 प्लस 32 44। मैं लिख सकता हूँ
1 मोल CO2 के बराबर होता है, आया ना। यानी इन्होंने क्या कहा, 1 मोल रखा गया, इसका मतलब ये मत समझिए सबको 1 ग्राम रखा गया, नहीं। 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन रखा गया, ऑक्सीजन रखा गया 32 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड क्या रखा गया 44 ग्राम। तो इन्होंने क्या कहा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इन सब के अंदर कह दिया, पता है कि अगर किसी भी गैस का 1 मोल को एसटीपी पे रखते हो ना, सबकी वॉल्यूम पता है कितनी हो जाएगी, यानी कोई भी गैस ले लो, ये तो मैंने 3 रखा ना, कोई भी अब गैस ले लो, सिर्फ 1 मोल लो और एसटीपी पे जाके छोड़ दो या एनटीपी पे जाके छोड़ दो, उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर ही होगा। ठीक है, इसे कहा गया एवोगैड्रो वॉल्यूम। और इन्होंने ये तक बता दिया उसके अंदर मॉलिक्यूल कितने होंगे, सबके अंदर सेम इतना ही मॉलिक्यूल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को एवोगैड्रो नंबर कहा गया, Na। क्या कहा गया इसको, एवोगैड्रो। आपसे कभी भी पूछा जाएगा एवोगैड्रो नंबर क्या है। अच्छा, 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है पता चल गया। आपसे पूछेगा 2 मोल में कितना होता है, तो क्या करेंगे, दैट इंटू 2, इसमें 2 गुना कर देंगे। अगर 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल होता है तो 5 मोल में कितना होगा, जस्ट इसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, हाँ या ना। तो आपको मॉलिक्यूल पता चल जाएगा। क्लियर है या डाउट है। तो एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से मुझे ये पता चला, जितना ज़्यादा मोल रहेगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम। 1 मोल देखो, सब एक ही मोल मैंने रखा, सबका वॉल्यूम बराबर। मैंने अगर बात सुनो इस तरह से, मैं अगर ऐसे, मैं वही एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लेते 1 केजी पोटैटो का जो प्राइस है वो है आपका 20 रुपीज़, मैं 2 किलो खरीदूंगा, कितना रुपये लगेगा, 40। 5 किलो के लिए 100 रुपये। कहने का मतलब क्या है सर, सर ये देख रहे हैं सर, जैसे जैसे आप अमाउंट ज़्यादा ले रहे हैं ना, प्राइस भी क्या हो रहा है, लेकिन 1 केजी का प्राइस पता है। तो 1 मोल का पता है कि मुझे उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो मैं ज़्यादा मॉलिक्यूल रखूँगा, ज़्यादा मोल रखूँगा तो क्या होगा, वॉल्यूम भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। 1 के लिए 22.4 लीटर, तो 2 के लिए क्या होगा, इंटू 2, 3 के लिए इंटू 3। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। कम मोल होगा कम वॉल्यूम होगा, ज़्यादा मोल होगा ज़्यादा वॉल्यूम होगा। समझा पाए, हाँ या ना। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो V/N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, हाँ या ना। V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल। और ये कांस्टेंट नहीं, ये वेरिएबल है, हाँ सॉरी, ये आपका ये वाला है, ज्यादा मोल ज्यादा वॉल्यूम। क्लियर यहाँ तक। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगैड्रो। क्या आधा मोल हो सकता है, हाँ सर आधा मोल भी हो सकता है। एक देखो 10⁻23, 10 के ऊपर अगर 7 जीरो हो ना, यानी 10⁻7, उसका मतलब होता है 1 करोड़। समझ रहे कितना करोड़ है, अनगिनत आप कह सकते हो सर। इतने तो आदमी भी नहीं है सर, इतने तो ह्यूमन भी नहीं है आपके पूरे ऑल राउंड अर्थ पे। 10⁻23, और ये सिर्फ 1 मोल के अंदर इतना मॉलिक्यूल पाया जाता है। इन्होंने मैथमेटिकली निकाला था, सॉल्व करके। नोट कर लीजिए इसको, देखिएगा इधर। ये लुजक लॉ क्या है, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट। देखो गैस रिएक्ट करेंगे और आपस में रिएक्ट करने के बाद गैस ही बनेगा, सॉलिड लिक्विड बनने का कोई बात नहीं हो रहा। गैस आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, गैस ही बनाएंगे अंडर द सेम कंडीशन। और उसी कंडीशन, सेम कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर पे। देखो कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, एक सर्टेन कंडीशन है जहाँ पे कोई गैसेस रिएक्ट करे, कुछ ना कुछ बना रहा है। द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम रिएक्टेंट गैस प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इन द सिंपल रेशियो। कह रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, आपका बराबर होगा। रेशियो जो होगा आपका हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग इसको इस तरह समझते हैं, सपोज हमारे पास मीथेन गैस है और बगल में मैंने क्या किया, मीथेन को, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मीथेन एक गैस होती है CH4, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया गया, बर्न करते हैं हम लोग। मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और सपोज वाटर वेपर बन रहा है, क्या बन रहा है, ये गैस, ये गैस, ये गैस, ये गैस, सबका सब हम लोग क्या मान के चलते हैं, गैस ही है। तो सबसे पहले बैलेंस करते हैं, 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन।
तो इसे क्या करना पड़ेगा आपको, बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 गुना करता हूँ, तो कितना हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 2, ऑक्सीजन 2 4, बैलेंस हो गया। तो अब ध्यान से देखना इधर, CH4 को मैं कहता हूँ मीथेन, क्या कहता हूँ? अच्छा बता, इसके आगे कुछ नहीं है, कितना टो लगा होगा, 1 होगा ना। अच्छा इसके आगे कुछ नहीं तो कितना, 1 ना। तो देखो गेल-लूजर क्या कह रहा है, व्हेन गैसेस रिएक्ट टू फॉर्म गैसेस प्रोडक्ट, गैस ने रिएक्शन किया, गैस बनाया, गैस का प्रोडक्ट बनाया। कह रहा है सेम कंडीशन पे सेम टेम, देखो ये जो रिएक्शन करने के लिए जो टेम्परेचर प्रेशर चाहिए था, उसी टेम्परेचर प्रेशर पे अगर मुझे ज़्यादा बनाना है, जैसे आप लोग देखते हो ना, आप लोग जब खाना बनाते हो, जैसे कि आप लोग मान लेते हैं कि खीर बना रहे हो, हाँ खीर बना रहे हो, तो क्या कहा गया, 4 लोगों के बनाने के लिए, मुझे पता नहीं, मेरे मन से बता रहा हूँ, 4 लोगों के लिए खीर बनाने के लिए क्या कहा गया, दूध ½ लीटर, मैं ऐसे लिखता हूँ, अरे पानी वाला दूध देगा, कुछ मिल कितना लगेगा, ठीक। राइस कितना लग रहा है आपका, सपोज 200 ग्राम, चम्मच में खिलाएंगे और कुछ कम खिलाएंगे, हो गया, ठीक। चीनी कितना होता है, 200 ग्राम, सपोज, मैं सपोज दे रहा हूँ। अच्छा देखो, अब तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें 8 लोगों का खाना बनाना है, तो क्या करोगे बताओ, ये 4 था तो इतना था, डबल है ना, जस्ट 2 से इंटू कर देंगे सर, ½ लीटर की जगह पे कितना लिखेंगे, जस्ट डबल कर देंगे, 2 × 1/2, तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर लेना पड़ेगा, 2 × 200 कितना हो जाएगा, 400 ग्राम लेना पड़ेगा, और 2 × 200 400 ग्राम शुगर लेना पड़ेगा, हाँ या ना। सेम कह रहा है गेल-लूजर, क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन के पहले जो होता है ना उसे कहते हैं रिएक्टेंट, अब बाद वाले को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, बस सुनिएगा। तो कह रहा है कि रिएक्शन के पहले जो रिएक्टेंट का रेशियो है और जो प्रोडक्ट का रेशियो सेम ही रहेगा। सर कैसे, इसको समझिए, इसका कहने का मतलब है कि मैं इसको अगर गेल-लूजर के हिसाब से उस हिसाब से बात करूं तो मैं इसको क्या कहूँगा, कितना वॉल्यूम लग रहा है, 1 वॉल्यूम लग रहा है ना, ये मीथेन चाहिए 1 वॉल्यूम, ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2 वॉल्यूम, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम बनेगा, 1 वॉल्यूम, वाटर वेपर कितना वॉल्यूम बनेगा, 2 वॉल्यूम बनेगा। समझा पाए, हाँ या ना, समझ पा रहे हैं आप गेल-लूजर लॉ क्या कह रहा है। तो गेल-लूजर लॉ कह रहा है कि अगर रेशियो बिटवीन वॉल्यूम्स एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी सिंपल होल रेशियो, हमेशा होल रेशियो में होगा, यानी 1:2, आधा नहीं आना चाहिए यहाँ पे, 1/2 नहीं आना चाहिए। सपोज अगर मेरे यहाँ पे 1/2 आ रहा तो मुझे उसको, जैसे मुझे कहा गया कि मैं आपको इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, आप 1 वॉल्यूम को आप 1 मोल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अगर 1 मोल, ये आपको 3rd चैप्टर में है, 1 मोल, अच्छा बताओ, इसको देख के बताओ, 1 मोल यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, मुझे देख के बताओ, 1 वॉल्यूम था तो ये 2 वॉल्यूम चाहिए था, 1 मोल अगर मैं मीथेन लूंगा तो ऑक्सीजन कितना मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल दिख रहा है, ये 1 मोल मुझे मीथेन लेना पड़ेगा, 2 मोल मुझे क्या लेना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल बनेगा, कितना, 1 मोल बनेगा कि नहीं, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनकर तैयार होगा, और क्या बनेगा, वाटर वेपर कितना बनेगा, 2 मोल वाटर वेपर बनकर तैयार होगा। यही कह रहा है कि आपका गेल-लूजर लॉ, कि आपका हमेशा रेशियो क्या होगा, सेम ही आएगा। कैसे कह रहा है रेशियो, देखो रिएक्टेंट का रेशियो क्या होगा हमेशा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1:2 होगा ना रिएक्टेंट का रेशियो, प्रोडक्ट का रेशियो क्या आ रहा है, 1:2, जैसा रहेगा वैसा सेम रेशियो में आएगा। समझा पाए, अब है आपका आइडियल गैस। आइडियल गैस का लॉ बना कैसे, देखो बॉयल्स ने क्या कहा था, बॉयल्स ने कहा था वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टी कांस्टेंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, कांस्टेंट में मैंने क्या लिख दिया, टेम्परेचर यानी टी, ठीक है। चार्ल्स ने क्या कहा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर क्या हो गया आपका, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट, क्लियर हो गया। अब एवोगैड्रो ने क्या कहा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल, ज़्यादा मोल रखेंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा, ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे टी एंड पी बोथ कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो, टेम्परेचर प्रेशर दोनों
ये तीनों को देखो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है ना, तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, टी एन बाई आया ना। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट डालना पड़ेगा, कांस्टेंट ये हो गया टी एन, और ये पी को मैं उधर भेज देता हूँ तो पी भी आया ना। अब देखो इस कांस्टेंट का ना अलग नाम दिया गया है, पी वी इज इक्वल टू, पहले एन लिखते हैं, एन लिखा मैंने, कांस्टेंट के जब भी लिखेंगे आर और ये लिख देंगे टी। तो आर क्या हो गया, ध्यान से देखो, पी ऑलरेडी मेरे पास था, वी ऑलरेडी मेरे पास था, आर नहीं था मेरे पास, एन था मेरे पास और टी मेरे पास था, क्या एक्स्ट्रा है आर, तो आर क्या हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और याद रखिएगा इसी आर को क्या नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसी आर को नाम से जाना जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर है। अब देखिए आपको वही सवाल लेके चलते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पी और टी और ये स्लोप की बात करता हूं, बात सुनिएगा, पी और टी की बात करता हूं, इधर मैं क्या बात करता हूं, स्लोप की। तो ये स्लोप क्या दिखा रहा होगा, देखो एक तरफ पी और टी, तो पी और टी वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट, पी और टी क्या हुआ वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। अब बताइए, पी है, टी है, बाकी सब कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम क्या होगा, देखो एन क्या कांस्टेंट है, क्योंकि कंटेनर के अंदर अगर मॉलिक्यूल चला गया तो क्या बाहर निकल पाएगा, ध्यान से देखो, पी चेंज हो रहा है, टी क्या हो गया चेंज हो रहा है, एन क्या फिक्स है कांस्टेंट है, आर क्या है फिक्स है कांस्टेंट है, क्या है जिसके अंदर नहीं दिख रहा है आपको, वी नहीं दिख रहा है, यानी ये स्लोप किसको दिखा रहा होगा, वॉल्यूम को दिख रहा है, खत्म। समझा पाए, इसी से सारे स्लोप निकालते कि कौन सा स्लोप क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसको और थोड़ा बनाते हैं, आपका एग्जाम में ये तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपसे बहुत सारी चीजें पूछता है, जैसे कि आपको पूछा जाएगा पीवी का टू एनआरटी निकला ना, यहां से लिखिएगा, देखिए ये आपका क्लास 9 का कॉन्सेप्ट लगेगा आपको, यहाँ पे क्लास 9 का कॉन्सेप्ट। अच्छा पी है, अच्छा आपने क्लास 9 में पढ़ा था, एन क्या था, नंबर एन क्या था आपका, मोल, मोल का एक फॉर्मूला हुआ करता था, मास गिवन, क्या था आपका मास गिवन, मास यानी आपको ग्राम में आपको वजन बता देगा, 15 ग्राम 20 ग्राम आपको मास बता देगा, ठीक है। आपको क्या करेगा, एक सॉरी देखो आपको एक मास बता देगा, 12 ग्राम 20 ग्राम 15 ग्राम 18 ग्राम मास गिवन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक, चलिए आपको तो याद है मोलर मास, क्या आपको पता है मोलर मास, तो याद रखिए हम लोग मोल को क्या कह रहे हैं यहाँ पे एन, मास जो गिवन है ना वो आपको वेट के फॉर्मेट में दिया हुआ, किसके फॉर्मेट में दिया है, वेट के फॉर्मेट में दिया है। और मोलर मास को हम लोग किससे डिफाइन करेंगे, एम से, एम से डिनोट करेंगे। तो याद रखिए सबका मीनिंग में बता रहा हूँ, डब्ल्यू क्या आपका मास गिवन, मास गिवन, या कह सकते हैं वेट ऑफ द गैस गिवन समथिंग, ठीक है। एम क्या हो जाएगा आपका मोलर मास, क्लियर है। डब्ल्यू क्या है आपका वेट गिवन या गिवन मास, ठीक है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इसका मीनिंग याद रखिएगा। अगर ये वैल्यू मैं क्या पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा P और V, N के जगह पे लिखेंगे W बाई एम आर टी। आपको पता ये आता है प्रूव दैट, कभी कभी 3 नंबर का या 2 नंबर का, तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। और 1 नंबर का आपका आएगा PV इक्वल टू W बाई एम आर टी लिखा रहेगा। आपसे कहेगा सबका मतलब बताओ, P मतलब क्या होता है, 2 नंबर का सवाल है। P मतलब क्या होता है प्रेशर, V मतलब क्या होता है वॉल्यूम, अच्छा T क्या है टेम्परेचर, R क्या है गैस कांस्टेंट, अच्छा W क्या है मास गिवन या गिवन मास ऑफ द गैस, कोई भी। M क्या है मोलर मास। इतना लिखने का खाली 2 नंबर है आपका, खाली इतना लिखने का। अब मैच द फॉलोइंग में कभी कभी ऐसा देता है, M कभी ऊपर है और W नीचे, हाँ आपको बोलेगा हर सिंबल का मतलब बताइए, या फिर एक बार M ऊपर होगा W नीचे, आपसे पूछेगा कौन सा करेक्ट है एस लॉ का, तो सब लोग तो ये याद रखता है, इसको कोई याद ही नहीं रखता, और यहाँ पर हो जाता गलती। नहीं कुछ बच्चे लोग अच्छे हैं याद रखते हैं। एक ये हो गया, और एक आपका पूछा जाता है यूनिट ऑफ आर। क्या पूछा जाएगा, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। आपसे क्या पूछा जाएगा, मैं थोड़ा इससे लिख दूँ, थोड़ा
यूनिट ऑफ आर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा देखो पी वी इज इक्वल टू क्या निकला, एन आर टी निकला ना, तो आर को रखो बाकी सबको उधर भेजो। पी वी वाई क्या हो गया, एन बाई टी इज इक्वल टू आर। अच्छा आर बराबर कैसे बताओ, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट क्या बताइए। एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम का क्या होता है, लीटर। एन का क्या होता है, मोल। और इसका क्या होता है, टेम्परेचर का केल्विन। लास्ट डे बताया टेम्परेचर हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, हमेशा केल्विन में मापते हैं। तो देखो इसका यूनिट क्या हो गया, एटमॉस्फेयर इनटू लीटर, और ये मोल ऊपर चल जाएगा तो मोल के ऊपर क्या हो जाएगा, इनवर्स, और केल्विन के ऊपर भी क्या हो जाएगा, इनवर्स। याद रखिएगा इसको, ये भी एग्जाम में आता है आपका, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू भी होती है, इसकी क्या क्या होती है, आपकी वैल्यू भी होती है। ये आपका आर का यूनिट हो गया, आर का एक यूनिट हो गया। ठीक है। आर का जो वैल्यू होता है वो भी आपके एग्जाम में आता है, 8.314 इंटू 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7। क्लियर है, ये भी आपकी वैल्यू होती है। अच्छा इसका डायमेंशन भी पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा, आपका डायमेंशनल वैल्यू भी पूछी जाएगी। तो वहां से जो आपका एसआई यूनिट आता है, देखो इधर एसआई और सीजीएस जो आ रहा है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मैं आर की बात कर रहा हूँ, किसकी, आर का। ऐसे तो एटम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लीटर पर मोल पर केल्विन है। इसके अलावा भी अगर इसको क्या होता है, डायमेंशनली अगर सॉल्व किया जाए तो इसका यूनिट आता है आपका जूल पर मोल पर केल्विन। क्या आ रहा है, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, अर्ग पर मोल पर केल्विन, ठीक है। या फिर इसका एक और यूनिट है कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो याद रखिए आपका ऑप्शन, ये सभी राइट है, ये भी करेक्ट है, ये भी एसआई में करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इन सबको थोड़ा याद रखिएगा। और ये जो 10 टू पावर 7 मैंने लिखा, इसे कहते हैं इसके अंदर अर्ग पर मोल पर केल्विन, ठीक है, अर्ग पर मोल पर केल्विन। और इसको अगर जूल में लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, 8.314। देखिए बहुत सारे बुक में ना, आप इधर ध्यान दीजिएगा, 314 के जगह पे सिर्फ 31 होगा, और ये 10 टू पावर 7 अर्ग के जगह पे क्या आ जाएगा, आपका जूल आ जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन। या देखिए इसके यूनिट के साथ मैंने इसको लिख दिया, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेज एट मॉलिक्यूलर लेवल। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे जितने भी आपका आइडियल गैस है उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे उसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा डिस्कस करें तो क्या पता चलता है। इसी को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज भी कहा जाता है, पोस्टुलेट भी कहा जाता है, एजम्पशन भी कहा जाता है। देखिए बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल, क्लॉसियस, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आइडियल गैस के ऊपर रिसर्च की, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ के ऊपर रिसर्च किया और गैसेस के नेचर के बारे में अजम्पशन दिए, प्रूफ नहीं किया, एजम्पशन दिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है। जैसे आपसे इसमें सबसे पहले कहा गया था क्या, मॉलिक्यूल आर वेरी टाइनी। मैं उतना लिख नहीं रहा आपके बुक में, और ये एग्जाम में आता है, 3 पोस्टुलेट बताइए, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये मैं आपका पूछता है।
तो देखिए सबसे पहला अजम्पशन था कि पार्टिकल का जो साइज है ना, किसी भी एटम के मॉलिक्यूल का साइज है, वो बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि पार्टिकल बहुत छोटा है तो उसका मास भी बहुत छोटा होता होगा, उसका वॉल्यूम भी क्या होता होगा? बहुत छोटा होता होगा। क्लियर है? दूसरा कहा गया था क्या, पार्टिकल के जो मॉलिक्यूल है ना, उसका मोशन रैंडम होता है, वो किधर भी कैसे भी भाग सकता है, लेकिन कैसे भागेगा? रेक्टिलिनियर, यानी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। और इसकी वेलोसिटी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। 0 होता नहीं है, जिस कहा जाता है कि कम से लेकर मैक्सिमम जितना सोच सकते हो सारे वैल्यूज होती हैं। वैल्यू 0, किसी का भी वैल्यू क्या होता है, अगर वेलोसिटी 0 होना मतलब रुक जाना, यानी काइनेटिक एनर्जी 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। आइडियल गैस का जो केस है वो कहता है कि गैस के पास सिर्फ एक एनर्जी होगा, और सिर्फ क्या होगा? वो काइनेटिक। ठीक है, सिर्फ काइनेटिक, यानी सिर्फ मोशन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो सिर्फ मोशन में होना चाहिए, और उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। और क्या कहा गया है, उसके अंदर जो पार्टिकल टकराते होंगे वो कैसा कोलिजन होता है? टकराने को कोलिजन कहते हैं। दो मॉलिक्यूल जब टकराते हैं उस कोलिजन कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक। अगर मान लीजिए इसके पास 70 है, इसके पास 30 है एनर्जी, ये टकराया, तो देखो 70-30, टकराने के पहले कितना एनर्जी है? 100। टकराने के बाद मान लेते हैं कि इसकी एनर्जी हो गई 20 और इसकी एनर्जी क्या हो गई? 80। तो 20-80 जोड़ने पे भी क्या होगा? 100। पहले भी 100 आ रहा था, अभी भी 100 आएगा। याद रखिए इस चीज़ को कि कोलिजन के पहले पार्टिकल के पास जो एनर्जी है, इसके पास जितनी एनर्जी है, दोनों मिला के जितना आया, और टकराने के बाद दोनों का जो एनर्जी को वापस जोड़ के देखो, दोनों का वैल्यू सेम होगा। इनिशियल और फाइनल में भी ओवरऑल क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है या डाउट है? ठीक है, इसी को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इसमें कहा जाता है कि एनर्जी बर्बाद नहीं होती, एनर्जी बर्बाद नहीं होती। ठीक है, और इसमें कहा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड ओनली अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और क्लास 11 में जाएगा तो इसमें बहुत बड़ा सा डेरिवेशन है कि इसे कहते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बट वो 11 में है। आप लोग के हिसाब से ये मान लीजिए, काइनेटिक आइडियल गैस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा एनर्जी, जितना कम टेम्परेचर उतना कम एनर्जी। क्लियर है? और किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल का काइनेटिक, उसका स्पीड और पोजीशन एक साथ एक ही जगह पे निकाल नहीं सकते। जैसे मान लेते कोई मॉलिक्यूल भाग रहा है, तो इस मॉलिक्यूल जब इस पॉइंट पे पहुंचा, इसकी एनर्जी और पोजीशन पॉसिबल नहीं है, एक बार में एक ही चीज़ निकाला जा सकता है। ठीक है, इतना हाई स्पीड में रहता है, या तो एनर्जी या तो पोजीशन। अब इसका मास पहले बताया कि पॉइंट साइज का होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? होगा ही नहीं। ठीक है, और मैंने ये बात आपको ऑलरेडी बता दी, आइडियल गैस बिल्कुल कुछ भी गैस नहीं होता। एक केस है जहाँ पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, हाई टेम्परेचर एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, और इसके मॉलिक्यूल का जो मोशन होता है वो कैसा होता है? रैंडम, कोई भी भाग सकता है किधर भी। जैसे मान लो कि आपके टिफिन टाइम या फिर छुट्टी टाइम बच्चे लोग जो भाग रहे होते हैं, कोई भी भाग रहा है, किधर भी भाग रहा है। ठीक है, और इसके मॉलिक्यूल के ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता। मॉलिक्यूल के अंदर मास है ना, और जनरली ये लॉ है कि किसी के अंदर अगर मास है तो उस पर ग्रेविटी काम करती है, लेकिन इसके ऊपर ग्रेविटी, इसका मोशन इतना हाई रहता है कि इसके अंदर ग्रेविटी काम नहीं करती और मास इतना कम रहता है। ठीक है, तो हो गया डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैसेस। मतलब रियल गैस आइडियल गैस से किस तरह अलग है? रियल गैस है वो रियलिटी में दिखता है, ये लॉ फॉलो करता है। देखो रियल गैस के पास एक्चुअली खुद का मास है, बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है, उसका एक सर्टेन स्पीड है, मॉलिक्यूल का एक सर्टेन शेप है, स्फेरिकल शेप होता है। आइडियल गैस में इतना छोटा होता है कि हम लोग शेप को एक पॉइंट मास मानते हैं, पॉइंट्स मतलब एक डॉट मानते हैं, लेकिन रियल गैस में मॉलिक्यूल का साइज माना जाता है, ये साइज ऐसा दिखता होगा। तो ये सब, ये रियल गैस और आइडियल गैस में क्या हो गया? आपका डिफरेंस हो गया। ठीक है, देखो जो PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस फॉलो करेगा, रियल गैस नहीं करेगा, वो आइडियल गैस इक्वेशन है। क्लियर है? तो ये चैप्टर हम लोगों ने क्या कर लिया? कंप्लीट। अब इसे क्या करने हैं? न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए सर। तो इस वीडियो में इतना ही।